बच्चों, वेलकम आपका टैक्स की दुनिया के चैनल पर फॉरेक्स के लेक्चर नंबर 9 में आपका स्वागत है। मेरे को खान अकेडमी के काम की वजह से दिल्ली ट्रैवल करना पड़ रहा है। इनफैक्ट अभी मेरी 1 घंटा बाद ही की फ्लाइट है, बट मैं नहीं चाहता कि जितना हो सके उतना बच्चों का कंटिन्यूएशन बरकरार रखना चाहता हूँ। इसलिए मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा, जिससे आपकी आज की क्लास भी समय से हो जाए। अगर आपको याद हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, भूलना नहीं। अगर आपको याद हो, लास्ट दिन हम लोग ने शेड्यूल 1 करके क्लोज किया था। शेड्यूल 1 में हमने आपको बताया था दिल्ली एनसीआर, कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो प्रोहिबिटेड है। इफ आई रिमेंबर करेक्टली, आई हैव टोल्ड यू द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड मतलब ऐसी चीजें होती हैं जो आप कर ही नहीं सकते। एक बार दिल्ली एनसीआर रिवाइज कर लेंगे। दिल्ली एनसीआर में डी था, डी फॉर डिविडेंड था। एल फॉर लॉटरी टिकट था, लॉटरी टिकट की विनिंग्स भी नहीं विड्रॉ कर सकते, साथ ही साथ लॉटरी टिकट्स का आप परचेज भी नहीं कर सकते। एनसीआर था, तो एनसीआर में एन का था नॉन रेसिडेंट स्पेशल रूपी स्कीम। इसके तहत नॉन रेसिडेंट इंडिया में जब कोई पैसा लगाता है, सी से सर 3 आते थे। एक तो सी से कमीशन आता था जो शेयर्स खरीदने के लिए होता था, एक आता था सी से आपका क्या बोलते हैं, ये रेमिट, ये एक्सपोर्ट क्रेडिट आता था, रुपी एक्सपोर्ट क्रेडिट, और एक सी से आता था आपका कॉल बैक सर्विसेज। रुपी एक्सपोर्ट क्रेडिट में टोबैको, चाय सुट्टा, ठीक है, टोबैको और टी के एक्सपोर्ट पर 10% तक इनवॉइस वैल्यू पर अलाउड था। और आर जो आपका लास्ट आता था वो था रेसिंग और राइडिंग से रिलेटेड। तो दिल्ली एनसीआर में आपका प्रोहिबिशन था, मतलब आप विड्रॉ कर ही नहीं सकते थे। एक दो बच्चे तो हवाला ट्रांजैक्शन से इतना इंस्पायर हो गए, कल से मेरे को, एक दिन से मैंने हवाला समझाया, 3-4 बार उनको हवाला हवाला ही पूछे जा रहे। एक बच्चे से मैंने पलट के पूछ लिया, तेरा कुछ लगा वगा है क्या, तेरे को कुछ कहीं से निकालना है तो बता मेरे को। पता नहीं सर ऐसे ही। मैंने बोला नहीं, जिस दिन से हुआ है तो भाई हवाला में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, कोई बात है क्या, अगर है तो बताओ हमको। और सर पेज नंबर 320 से आते हैं। सर रिजल्ट्स आर ऑलमोस्ट अमाउट द कॉर्नर, 5 अगस्त तक वी आर एक्सपेक्टिंग, 4 या 5 अगस्त तक कि आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे। आइएगा, शेड्यूल 2 क्या बोलता है सर? शेड्यूल 2 ध्यान से सुनिएगा। ट्रांजैक्शंस विच रिक्वायर अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर ड्रॉल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। कौन से वो ट्रांजैक्शन है जो अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिक्वायर करते हैं फॉरेन एक्सचेंज विड्रॉ करने के लिए? कौन से वो ट्रांजैक्शन है सर? ठीक है, अब सुनो सर, पीछे वाले में प्रोहिबिशन था, यहां पर रिस्ट्रिक्शन है, और इसको मैंने नाम ही दिया है प्यार से सरकारी काम। क्योंकि आप यहां पर जितने विड्रॉल नीचे देखोगे ना, सब या तो सरकारी एजेंसी के लिए किए जा रहे हैं या देश को मद्देनजर रखते हुए किए जा रहे हैं। और क्योंकि देश को मद्देनजर रखते हुए किए जा रहे हैं, सिंस country is being served, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आर इन्वॉल्व्ड। इसीलिए यहां पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को इन्वॉल्व किया गया है। सर ऐसा है क्या? चलो देखते हैं एक एक करके। सर सबसे पहले आते हैं कल्चरल टूर्स। अब तुम एक खुद चीज सोचो, कल्चरल टूर्स है, कल्चर से रिलेटेड है, ठीक है। कल्चर मतलब आपको अपनी सिविलाइजेशन, अपनी एस्टैब्लिशमेंट, अपनी देश को दिखाने वाला काम करना है। तो यहां पर सर कल्चरल टूल्स के लिए अगर आप रेमिटेंसेस करना चाहते हो, पैसे पेमेंट करना चाहते हो या ट्रांसफर करना चाहते हो, तो कौन सी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट को पूछना है आपको? एचआरडी मिनिस्ट्री। एचआरडी इज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, एचआरडी मिनिस्ट्री। वैसे भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो भी ह्यूमन रिलेटेड या पॉपुलेशन रिलेटेड या डेमोग्राफी रिलेटेड होता है, तो वो एचआरडी मिनिस्टर के पास ही जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब मान लो क्या है सर, आप फॉरेन मीडिया में, फॉरेन मीडिया समझते हो, फॉरेन का न्यूज़पेपर, फॉरेन का न्यूज चैनल, ठीक है, वहां पर आप अपनी प्रमोशन एक्टिविटी करवा रहे हो। आप एक स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग हो, किस तरह का प्रमोशन करा रहे होगे मैं बताता हूं। आप अपने एसेट सेल कर रहे हो, आप किसी फॉरेन कंपनी को प्रिंट मीडिया में बोल रहे हो, प्रिंट एडवर्टाइज कर रहे हो कि आप अपने एसेट सेल कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन अपने ऑयल रिग्स, जो पानी में तेल निकालने के लिए होते हैं ना, बड़े बड़े लगाए होते हैं, वो ऑयल रिग्स रेंट पर देना चाहती है किसी फॉरेन कंपनी को, ठीक है। तो वो क्या करती है, फॉरेन मीडिया में एडवर्टीजमेंट करती है
इट्स अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पीएसयू मतलब ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, ये एडवर्टीजमेंट टूरिज्म प्रमोट करने के लिए नहीं होना चाहिए, मतलब बेसिकली धंधे के काम के लिए होना चाहिए, प्रमोशन वमोशन के लिए नहीं होना चाहिए, और $10,000 के अंदर होना चाहिए। तो एक बोला कल्चरल टूर, एक हुआ एडवर्टीजमेंट, सी फॉर कल्चरल, ए फॉर एडवर्टीजमेंट। अब यहां पर सर क्या है, आप इकोनॉमी के लिए कर रहे हो एडवर्टीजमेंट, देश के लिए कर रहे हो, आ जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, और क्योंकि पैसा देने की बात है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। एमओएफ और डीईए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्योंकि पैसा देने की बात है, और क्योंकि देश और दुनिया और इकोनॉमी के लिए कर रहे हो तो डीईए, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। लेकिन अदर देन टूरिज्म वगैरह पर्पस होगा, और 10,000 को एक्सीड नहीं कर सकता, ठीक है, 10,000 के एक्सीडिंग नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, उसके बाद सर शिप होती है ना, शिप। अब जो बड़ी बड़ी वेसल्स होती हैं, जिससे इंडिया में सामान इंपोर्ट होता है या इंडिया से सामान एक्सपोर्ट होता है, तो एक फ्रेट लगता है। फ्रेट मतलब क्या होता है, भाड़ा, भाड़ा। अच्छा देखो सर, एक और चीज बताता हूं मैं, सरकार भी वेसल ऑपरेट करती है। जैसे एक प्राइवेट बस चलती है शहरों में, और एक गवर्नमेंट बस चलती है ना, जो स्टेट गवर्नमेंट ओन्ड बस होती है, तो उसमें भी तो लोग ट्रैवल करते हैं, भाड़ा देना पड़ता है। वैसे ही शिप भी चलती है, गवर्नमेंट ओन्ड शिप। अब वो एक डेस्टिनेशन से दूसरा डेस्टिनेशन जाती हैं, आप भी चाहो तो उस पर अपना सामान मंगवा सकते हो, आपको बस उसका फ्रेट पेमेंट करना पड़ेगा। तो ऐसी ही कंपनी है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एससीआई, ठीक है, जो शिप्स रन करती है फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू इंडिया, एंड फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इट इज ओन्ड बाय अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग विच इज द शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो उसको जो फ्रेट पेमेंट की जाती है, ठीक है, फ्रेट पेमेंट की जाती है, उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है मोस्ट की। देखो सर, पानी रिलेटेड कोई भी चीज होगी तो आपको परमिशन के लिए किसके पास जाना पड़ेगा, मोस्ट के पास। व्हाट इज मोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सरफेस ट्रांसपोर्ट। सरफेस क्योंकि पानी के ऊपर चलती है ना शिप, मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट, क्योंकि पानी के ऊपर चलती है ना शिप, मोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट। ठीक है, मोस्ट, MOST। मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट। ओके, नेक्स्ट। अब सर यहीं पर सर, पेमेंट ऑफ इंपोर्ट थ्रू ओशन ट्रांसपोर्ट बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ पेस ऑन CIF बेसिस। सर CIF बेसिस मतलब कॉस्ट, इंश्योरेंस, फ्रेट। ऊपर और नीचे वाले में फर्क क्या है, ऊपर वाले में आपको मिल रहा है, आप रिसीवर, PSU रिसीवर है, नीचे वाले में आउटफ्लो है, PSU पे कर रहा है। इंडिया से इंडिया के बाहर कोई कंपनी एक्सपोर्ट करा रही है, ठीक है, पेमेंट कर रही है, आउटफ्लो हो रहा है, PSU पेमेंट कर रहा है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पेमेंट कर रही है, PSU पेमेंट कर रहा है सरकार को फॉर द ट्रांसफर आउटसाइड, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग याद रखना, ऑन CIF बेसिस, जिसमें कॉस्ट, इंश्योरेंस, फ्रेट पेमेंट करना पड़ता है। किसकी परमिशन लेनी होगी, मोस्ट की। मतलब लेते टाइम भी और देते टाइम भी, दोनों टाइम मोस्ट की इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट, MOST। ठीक है, अच्छा अब GST में आप एक चीज पढ़ोगे जिसको बोलते हैं मल्टी मोडल। ठीक है, क्या पढ़ोगे, मल्टी मोडल। ये क्या होता है सर, GST में मैं समझाता हूं आपको, GST वाला टीचर भी बताएगा, बट मेरा काम है आपको पढ़ाना। देखो सर, मल्टी मॉडल समझाते हैं। ये इंडिया है, ठीक है, ये रशिया है, और ये चाइना है। अब एक शिप रशिया से चाइना इंडिया जाता है, ठीक है, यहां पर सामान अनलोड करता है, ठीक है, फिर ये सामान बाय प्लेन, ठीक है, बाय प्लेन चाइना ट्रांसफर किया जाता है। मल्टी मोडल का मतलब ही होता है वेयर मोर देन वन ट्रांसपोर्ट इज यूज्ड, मोर देन वन ट्रांसपोर्ट इज यूज्ड।
आप जीएसटी में भी पढ़ोगे मल्टी मॉडल, यहाँ पे मैंने एक बार के लिए बता दिया। अभी तक अपने कौन कौन से पॉइंट हुए? सी वाले कल्चरल टूर, ए वाले एडवर्टीजमेंट, फिर आया मोस्ट। मोस्ट में एक आया पीएसयू पैसा लेगा ट्रांसफर के लिए, और एक बार आया जिसमें पीएसयू को पैसा दिया जाएगा, मतलब पीएसयू के लिए आउटफ्लो है। एक में पीएसयू को मिल रहा है, एक में पीएसयू को देना पड़ रहा है। आउटफ्लो है, पेमेंट हो रही है, और ये रिसिप्ट है। दोनों में मोस्ट की इंफॉर्मेशन की जरूरत है। और फिर आया सर मल्टी मॉडल। अभी मैंने मल्टी मॉडल का बताया नहीं ज्ञान क्या है, अभी तो सिर्फ मैंने मल्टी मॉडल का मतलब बताया। तो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेट्स मेकिंग रेमिटेंस टू देयर एजेंट्स अब्रॉड। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, पेमेंट किया जा रहा है एजेंट्स को। अब जब ये सामान रशिया से इंडिया आया, तो इंडिया में तो प्लेन अथॉरिटी को पेमेंट करना पड़ेगा ना ये सामान चाइना तक लेके जाने के लिए, कि वो फ्री में लेके चले जाएंगे? नहीं ना, पेमेंट करना होगा। तो बीच में ये जो इंडिया वाले बैठे हैं, ये तो बेसिकली एजेंट ही है, ब्रोकर। ये तो एजेंट ही है, जिनका काम क्या है? चाइना तक सामान पहुंचाना, रशिया से सामान रिसीव करके। और इसके लिए भैया इनको रेमिटेंस मिल जाएगी। रेमिटेंस इन द सेंस इनको इनका पेमेंट मिल जाएगा, जिसको इनको डॉलर से रुपये में कन्वर्ट करना। अब क्योंकि शिपिंग इन्वॉल्व है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग, डीजी। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम डीजी ऑफ शिपिंग, डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग, ठीक है। नेक्स्ट, रेमिटेंसेज ऑफ हायरिंग चार्जेस ऑफ ट्रांसपॉन्डर। सर ये ट्रांसपॉन्डर क्या है? देखो सर, ये जो सिग्नल वगैरह आते हैं ना, अच्छा, वो पहले जमाने में देखते थे केबल, मतलब अभी आजकल तो सब डिश टीवी में चला गया, लेकिन पहले ऐसा केबल का ये ऐसा करके एंटीना लगा रहता था, उसको एंटीना बोलते थे छत के ऊपर। तो अगर मैच नहीं आता था तो बोलते थे एंटीना फिक्स करने के लिए। रेडियो के ऊपर ऐसा करके तार निकला होता है कनेक्शन पकड़ने के लिए, उसको ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं, ट्रांसपॉन्डर बोलते हैं। आजकल ये थोड़ा रिफॉर्म हो गया है, तो वो डिवाइसेस के अंदर हिडन होता है, ऐसे करके तार जैसा नहीं निकला होता है। फोन के अंदर भी होता है, सिग्नल पकड़ने के लिए फोन के अंदर भी होता है, जस्ट दिखता नहीं है। अब दुनिया थोड़ी एडवांस हो गई है। तो ये जो रेस्पॉन्डर होता है, इसको भी, ये सिग्नल्स भी सरकार को खुद परचेस करने पड़ते हैं, स्पेक्ट्रम हमें देने के लिए। तो इसके जो हायरिंग चार्जेस पेमेंट किए जाते हैं ना टीवी चैनल्स द्वारा, हम लोग जो, अरे हमारा सैटेलाइट उधर है, सैटेलाइट तो किसी के बाप का नहीं है, सैटेलाइट वहां है। अब सैटेलाइट वो वाला सिग्नल ट्रांसमिट करके लोगों के टीवी में दिखाए, इसके लिए तो भैया टीवी चैनल्स को पैसा देना पड़ेगा सरकार को। साथ ही साथ आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को भी 4G 3G 2G 3G 2G 5G स्पेक्ट्रम के लिए पैसा देना पड़ेगा। ये सब जो रेमिटेंसेस पेमेंट कर रहे हो ना ट्रांसफॉर्मर्स हायर करने के लिए, तो ये सब तो कम्युनिकेशन के लिए है। तो कम्युनिकेशन वाली आ गई मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, एमआईबी, और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एमआईबी और एमसीटी। एमआईबी और एमसीटी। देखो यहां पर सर आप इंटरनेट से क्या मिलता है? इंटरनेट से क्या मिल रहा है आपको? इंफॉर्मेशन मिल रही है, कम्युनिकेशन। और ये टीवी से आपको क्या मिल रहा है? उससे भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है, लेकिन वहां इंफॉर्मेशन देखने से मिल रहा है, इंटरनेट को यूज करने से मिल रहा है। तो टीवी के लिए इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग है, इंटरनेट के लिए इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन है, क्योंकि वहां तो तुम बात कर रहे, टिंडर करेगा थोड़ा, और लड़की को मैसेज करेगा, और डियर, हाउ डियर, हाई डियर, हेलो डियर, कैसी हो डियर। तो डियर तब तो कम्युनिकेशन हुआ ना। तो टीवी चैनल में क्या आता है सर? टीवी चैनल में आता है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर में आता है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। फर्क है, क्योंकि देखो इंफॉर्मेशन दोनों से मिलती है, टीवी से भी मिलती है, इंटरनेट से भी मिलती है, लेकिन टीवी में दिखता है इसलिए ब्रॉडकास्टिंग की मिनिस्ट्री, ठीक है। इंटरनेट में बात करने से पता चलता है इसलिए कम्युनिकेशन की। तो मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एंड इंफॉर्मेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आइए, तो अभी तक कितने हो गए सर? 6 हो गए। एक बार देख लें 6 के 6 कौन से हुए हैं। सबसे पहले कल्चरल टूर्स, फिर एडवर्टीजमेंट, फिर शिप से लेन देन, एक में रेमिटेंस, एक में पेमेंट। उसके बाद मल्टी मोडल आए,
मल्टी मॉडल के बाद सर आपका टीवी ऊवी आया, जो अभी बात किया, मल्टी मॉडल और फिर टीवी चैनल। 7, आपने बड़े बड़े कंटेनर देखे होंगे जो शिप्स के ऊपर अलग अलग कलर के रखे रहते हैं, इस तरीके के होते हैं। शिप्स में बहुत बड़े बड़े स्टील के कंटेनर होते हैं, इसमें लोग अपना सामान मंगाते हैं। बड़े शिप्स पानी में उतरते हैं हार्बर में, उसमें ये कंटेनर रहता है और इस कंटेनर में लोगों के सामान रहते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, कभी कभार, मैं कभी कभार नहीं, कस्टम अथॉरिटीज ये सामान को वेरीफाई करते हैं। ठीक है, जितनी लिमिट्स होती हैं, अगर उस लिमिट के ऊपर आप कोई क्वांटिटी इंपोर्ट कर लेते हो, जैसे इंडिया में लेदर की क्वांटिटी पर लिमिट्स है कि हर एक कंटेनर में एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम कितना टन लेदर आ सकता है। अगर आपने उससे ज्यादा लेदर इंपोर्ट किया इंडिया में, ठीक है, तो उसको क्राइम माना जाता है। आपका जो सामान है ना बेटा, उसको वो लोग रुकवा देंगे, वहां पर आपके पैकेज को डिटेन कर दिया जाता है और फिर आपको एक्स्ट्रा चार्जेस विद पेनल्टी पेमेंट करना पड़ता है उसको वहां से छुड़ाने के लिए। अब क्योंकि ये पानी उन्हीं का काम है, तो फिर से मोस्ट आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि सरफेस से आया है ना, तो मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट, फिर से मोस्ट आ गया। रेमिटेंसेस फॉर कंटेनर डिटेंशन चार्ज, फिर से मोस्ट आ गया। समझ नहीं बात, फिर से मोस्ट आ गया। एक सेकंड रुक जाए। हाँ, तो फिर ये जो कंटेनर डिपोट वाला है, अच्छा हाँ, ये कंटेनर डिपोट वाला आया। ठीक है, हाँ वो बैकग्राउंड में बिल्ली भी है, हम लोग ने घर में बिल्ली भी रखी है, पीछे नीचे डॉगी भी है, सब जानवर है अपने पास। हाँ, तो अब क्या है सर, ये जो कंटेनर आया ना, तो कंटेनर की भी डिटेंशन चार्जेस पेमेंट करने होते हैं जब लिमिट से ज्यादा आ जाता है। जैसे एक और अभी है, अभी परसों जब मैं एयरपोर्ट से आ रहा था, ठीक है, तो मैंने ऐसा देखा कोलकाता के एयरपोर्ट के एग्जिट पर एक बैनर लगा हुआ है, बट ये नहीं समझ में आया एग्जिट पे क्यों लगा है, बट लगा था। मतलब नॉर्मली ये डिपार्चर पे और होना चाहिए, बट अराइवल पे क्यों था मेरे को समझ में नहीं आया, वो भी अराइवल के गेट पे क्यों लगा हुआ था समझ में नहीं आया क्यों, क्योंकि उसमें लिखा था कि नॉर्मली पता है डोमेस्टिक में लिकर बैग में कैरी करने पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब था नहीं, पर अभी उन्होंने एक रिस्ट्रिक्शन लगा के डीजीसीए द्वारा एक रिस्ट्रिक्शन आया है, और वो वहां पर प्रिंटेड था कि अगर कोई आदमी इंडिया में कहीं से भी ट्रैवल कर रहा है और कोलकाता आ रहा है, तो नाउ देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन कि 2 लीटर से ज्यादा लिकर कैरी नहीं कर सकता। तो अब ये भी एक तरह की लिमिट है।
बट मेरे को ये नहीं समझ में आया, ये चीज आपको तो डिपार्चर गेट पर रखनी चाहिए कि आदमी जाते समय पढ़ ले। अराइवल पर तो वो लेके आ गया, और वो भी तुम अराइवल के, बात समझना, अराइवल के एग्जिट पॉइंट पर रखे हो, वहां तो चेकिंग भी नहीं होती। तो अगर वो लाया होगा तो वो उस एयरपोर्ट से चढ़ा ही नहीं पाया होगा ना, जहां पर उसने लिखा होगा कि उसको बंगाल जाना है। तो हमको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया कि ये बेसिकली इसलिए है, जहां तक मेरे को समझ में आया, कि आदमी पढ़े और नेक्स्ट टाइम इसे ना करे, क्योंकि इस बार तो वो ऑलरेडी कर चुका है। तो ये इस बार बचाने से नहीं है, ये नेक्स्ट बार बचाने से, जहां तक मेरे को समझ में आया कि ममता दीदी ये कहना चाहती थी, अगर हम ममता दीदी को करेक्टली समझ रहे हैं तो, जो कि हम कोशिश पूरी कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर भी मोस्ट से रिलेटेड है मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट। तो मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट देख लो बेटा, 3 बार आया है, एक बार फ्रेट देना, एक बार फ्रेट लेना, और एक बार रेमिटेंस कंटेनर डिटेंशन चार्जेस। अभी याद करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब आते हैं सर इंटरेस्टिंग पोर्शन पर, प्राइज मनी। ठीक है, लॉटरी नहीं, आपको कोई स्पॉन्सरशिप मिली है या आपने किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में कुछ जीता है। अब देखो सर, स्पोर्ट्स 2 तरीके के होते हैं, ओलंपिक्स भी एक स्पोर्ट है, ठीक है, आईसीसी वर्ल्ड कप भी एक स्पोर्ट है, इंडिया टूर ऑफ श्रीलंका भी एक स्पोर्ट है, ये सारे स्पोर्ट है। अब बात ये आती है कि ये जो सबके सब स्पोर्ट हैं, ठीक है, ये जो सबके सब स्पोर्ट हैं, तो इनमें पेमेंट का रिस्ट्रिक्शन है कि कहीं और है। सुनो सर, जो भी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की स्पोर्ट्स बॉडीज होंगी, जैसे आईसीआईसीआई, सॉरी आईसीआईसीआई बोल रहा, आईसीसी इंटरनेशनल लेवल है, ओलंपिक्स इंटरनेशनल लेवल है, बीसीसीआई नेशनल लेवल है, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल या स्टेट लेवल। ठीक है, इंटरनेशनल, नेशनल या स्टेट लेवल। स्टेट हो गए तुम्हारे मोहन बागान और क्या बोलते हैं, मोहन बागान और ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल, ऐसे हो गए। ठीक है, मोहन बागान ईस्ट बंगाल, ऐसे हो गया। तो जो नेशनल, इंटरनेशनल या स्टेट लेवल आईएनएस द्वारा अप्रूव्ड हैं, उनमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। जो इंटरनेशनल, नेशनल और स्टेट लेवल से हटके हैं, ठीक है, उनमें रिस्ट्रिक्शन है। अगर 10,000 के ऊपर प्राइज मनी जाता है तो, रुपए नहीं डॉलर, बात समझना। आप मान लीजिए केबीसी में गए, इंटरनेशनल केबीसी, अंग्रेज अमिताभ बच्चन, ठीक है, वहां आपने प्राइज मनी जीता $20,000। उसको इंडिया में लाने के लिए, एक्सचेंज करके रुपी लेने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन आप बाहर गए चाइना में ओलंपिक्स के लिए, वहां पर आप गोल्ड मेडल के साथ 1 लाख यूएसडी जीत के आए, एक रुपया के लिए किसी की परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि इट्स एन इंटरनेशनल बॉडी। तो इंटरनेशनल, नेशनल या स्टेट लेवल की बॉडी होगी या कंपटीशन होगा, उसमें जो प्राइज मनी जीतोगे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन अगर उसके अलावा कोई है, पर्सनल लेवल पर कंपटीशन, या मान लो कोई लॉटरी या वगैरह विनिंग है, कंटाप मार देंगे, लॉटरी विनिंग नहीं है, क्योंकि लॉटरी विनिंग तो पूरा का पूरा रिस्ट्रिक्टेड है ना। लेकिन टैलेंट शो आ जाएगा, जैसे इंडियाज बेस्ट डांसर, न्यूयॉर्क गॉट टैलेंट, एनवाईसी गॉट टैलेंट, ये सब में जाओ, ठीक है, प्राइज मनी जीतोगे, प्राइज मनी जीतोगे $1 लाख तक कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। $1 लाख के ऊपर रिस्ट्रिक्शन, भाई $1 लाख बहुत होता है यार। $1 लाख विल बी समवेयर अराउंड 50 लाख रुपीज, मोर देन 50 लाख रुपीज। आइए, तो यहां पे पूछना किसको पड़ेगा, अपने एचआरडी मिनिस्टर को पूछना, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। एचआरडी मिनिस्टर और भी था ना, कल्चरल स्पोर्ट्स में भी तो वही था, कल्चरल टूर्स। ठीक है, फिर आया सर रेमिटेंस फॉर मेंबरशिप ऑफ पीएल क्लब। ठीक है,
कोई भी क्लब वगैरह की मेंबरशिप लेने के लिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को पूछना पड़ेगा। क्लब वगैरह की मेंबरशिप लेने के लिए इंश्योरेंस रिलेटेड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को पूछना पड़ेगा, एमओएफ को। तो टोटल में 9 पॉइंट है। 9 पॉइंट एक बार हाथ पे गिन लिए जाए या बढ़िया से यहां पे याद कर लिए जाए। शेड्यूल 2 9 पॉइंट है सर। तो 9 पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट आया कल्चरल टूर्स। तो कल्चरल टूर्स के लिए किसको पूछ रहे हैं? एचआरडी को पूछ रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, उसके बाद आया सर आपका एडवर्टीजमेंट। अब एडवर्टीजमेंट में पैसा इन्वॉल्व है, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को पूछ रहे हैं। और क्योंकि देश का कुछ बिक रहा है तो डीईए को भी पूछ रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, क्योंकि इंडिया के बाहर बेच रहा है। अरे भाई ये कितने बार टाइम चेंज करेंगे यार। अब फिर इन्होंने टाइम चेंज किया कोलकाता वाली फ्लाइट का। यार ये स्पाइस जेट वालों को ना कसम से इनका कुछ नहीं हो सकता। कल से आज तक में इन्होंने 2 बार फ्लाइट चेंज कर दी है। ये अगर पहुंचा दें तो बहुत बड़ी बात होगी। हद हो गया मतलब। नहीं तो विश्वास करोगे, कल से आज तक में 2 बार फ्लाइट चेंज हो चुकी है। इसके तो पायलट को देख के मेरे को कभी कभी मन करता है इसको बोला, भाई क्या उड़ाएगा रे तू? तू क्या उड़ाएगा क्या? क्या घंटा प्लेन उड़ा लेगा तू? आओ सर। तो दूसरी थी एडवर्टीजमेंट वाली। तीसरी चौथी सर, तीसरी और चौथी दोनों एमओएसटी द्वारा थी। एक थी सर फ्रेट जाने की, ठीक है, एक था फ्रेट रेमिटेंस और एक था फ्रेट इनकम आने का। ठीक है, ये था पेमेंट, ये है जाने का, ये था रेमिटेंस और ये था पेमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट। मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट। उसके बाद आती है सर 5 और 6। 5 और 6, 5 6 फ्रेट वगैरह तो हो गया। उसके बाद सर नेक्स्ट में आती है, अब आता है बात करने वाली, मतलब कम्युनिकेशन। ठीक है, पहले मल्टी मॉडल, मल्टी मॉडल और फिर ट्रांसपॉन्डर। अब ट्रांसपॉन्डर के लिए 2 लोग हैं, एक मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन दोनों में है, इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। मल्टी मॉडल किसके लिए है सर? देख लो, मल्टी मॉडल में डीजी है, डायरेक्टरेट जनरल, डायरेक्टरेट जनरल। उसके बाद सर फिर से मोस्ट के लिए और एक खातेदारी आ जाएगी 7 में। मोस्ट 3 काम कर रहा है, मोस्ट के पास और एक खातेदारी आ जाएगी, रेमिटेंसेस फॉर डिटेंशन चार्जेस। अब मोस्ट को भैया डिटेंशन का भी देखना पड़ेगा, रोकने ओकने का। उसके बाद 8 में आ जाती है विनिंग्स। विनिंग्स का एचआरडी मिनिस्टर देखेगा। और लास्ट में आ जाती है सर पीआई क्लब के इंश्योरेंस की सर्विस, यहां मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देखेगा। तो टोटल में ये 9 रिस्ट्रिक्शंस हैं। ठीक है, मोस्ट के 3 हो गए। ठीक है, मोस्ट के 3 हो गए जो कि शिप से रिलेटेड है। एक और शिप से रिलेटेड मल्टी मॉडल हो गया। उसके अलावा एक विनिंग, एक ट्रांसपॉन्डर, एक एडवर्टीजमेंट और एक कल्चरल टूर। ठीक है, ऑलमोस्ट अगर आप देखो तो सभी रिपीट हुए,
सिर्फ एमआईबी और एमआईसी को छोड़ के, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी को छोड़ के सब रिपीट हुए हैं। एचआरडी भी 2 बार है, एमओएफ भी 2 बार है, मोस्ट तो 3 बार है और डीजी 1 बार। ठीक है, तो सीटी एडवर्टीजमेंट, फ्रेट, मल्टी मॉडल, ट्रांसपॉन्डर, विनिंग और पीआई। ठीक है, क्लियर? आ जाओ सर। तो ये हो गई सर शेड्यूल 2 की कहानी। अब आया शेड्यूल 3। अब शेड्यूल 3 किस बारे में बात करता है पहले समझो। ठीक है, एक हेडिंग है, हेडिंग के अंदर कुछ बातें आ रही हैं। क्या बोल रहा है सर? ट्रांजैक्शंस। हेडिंग क्या है? हेडिंग है ट्रांजैक्शंस विच रिक्वायर, हेडिंग है ट्रांजैक्शंस विच रिक्वायर आरबीआई अप्रूवल फॉर ड्रॉल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ये वो ट्रांजैक्शन है जो आरबीआई का अप्रूवल रिक्वायर करते हैं फॉरेन एक्सचेंज विड्रॉ करने के लिए। फॉर ड्रॉल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन एक्सचेंज विड्रॉ करने के लिए। इसके अंदर मतलब क्या है सर? परमिशन है, लेकिन परमिशन आरबीआई से लेनी है। इसके पहले जो कर्म खाता चल रहा था वहां पे आप परमिशन आरबीआई से नहीं ले रहे थे, वहां पर आप परमिशन गवर्नमेंट से ले रहे थे। दोनों में फर्क है। यहां पर आरबीआई इन्वॉल्व होगा, वहां पर गवर्नमेंट इन्वॉल्व था। तो आप यहां आरबीआई से परमिशन ले रहे हो, गवर्नमेंट से नहीं। वहां पर आप गवर्नमेंट से परमिशन ले रहे थे, यहां आरबीआई इज इन्वॉल्व। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से आप परमिशन ले रहे हो। क्लियर? आओ सर। आइए सर। आइए, अब सर इसके अंदर आरबीआई के परमिशन के साथ सर दो चीजें ध्यान से देखिए। शेड्यूल 3 है, ठीक है, यहां पर रिस्ट्रिक्शन है, लिमिट है 2.5 लाख यूएसडी। मतलब इंडियन अगर ट्रैवल कर रहा है फॉरेन, ठीक है, मतलब ट्रैवल नहीं, मतलब फॉरेन एक्सचेंज यूज करना चाहता है, तो $2.5 लाख तक यूज कर सकता है। 2-2.5 करोड़ के आसपास होगा, 2 करोड़ के आसपास होगा। $2.5 लाख यूज कर सकता है 1 साल में। और ये करने के लिए उसको आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ेगी विद इन लिमिट ऑफ, इन पर्पसेस के लिए जो नीचे है 2.5 लाख तक अलाउड है, लेकिन विद आरबीआई परमिशन। ये है शेड्यूल 3। माइंड यू, क्यों मैं इतना आस्ते आस्ते बोल रहा हूं उसके पीछे रीजन है। उसके बाद इसी के अंदर और एक हेडिंग आएगी, ठीक है,
रेमिटेंसेस बाय पर्सन अदर देन इंडिविजुअल शैल रिक्वायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई। अब ये अदर देन इंडिविजुअल होगी, और ये वाली किसके लिए है? स्पेसिफिकली इंडिविजुअल के लिए। अब आप भैया इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं, आपको समझ में आना चाहिए पर्सन और इंडिविजुअल में फर्क होता है। जब मैं पर्सन बोलता हूं, इट कवर्स कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, LLP, बॉडी कॉर्पोरेट, आर्टिफिशियल जुरिस्डिक्शनल पर्सनल, एसोसिएशन ऑफ बॉडी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। उन 7 लोगों को मिला के सेक्शन 231 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट के अंदर पर्सन बनता है, लेकिन उस पर्सन का सिर्फ एक एलिमेंट इंडिविजुअल है। सो शेड्यूल 3 का जो एक हिस्सा है वो बात करता है फैसिलिटी फॉर इंडिविजुअल, जो दूसरा हिस्सा है वो अदर देन इंडिविजुअल, जो तीसरा हिस्सा है वो उसका प्रोसीडियर बताता है, एंड दैट इज हाउ द इंटायर शेड्यूल 3 वर्क्स। तो शेड्यूल 3 का बेसिकली 3 पार्ट है। अबे आरबीआई परमिशन का, यहां आरबीआई है, मैं बार बार बोल रहा हूं, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग आपको यही लगेगा तो इसमें फॉरेन ट्रैवल वाला आ जाएगा। शेड्यूल 3 पता चल जाएगा कि आप भैया ग्रीस जाएंगे तो कितना पैसा खर्चा करने मिलेगा। रशियन मतलब रशियन नहीं बोला मैंने, रशिया जाएंगे तो वहां कितना पैसा खर्चा कर सकते हैं। तो शेड्यूल 3 में 3 बातें दिखेंगी आपको। शेड्यूल 3 में आपको कौन सी 3 बातें दिखेंगी सर? सबसे पहला फैसिलिटीज फॉर इंडिविजुअल्स, ठीक है, अदर देन इंडिविजुअल्स, और लास्ट में आएगा बॉडी कॉर्पोरेट, नहीं सॉरी प्रोसीडियर। तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे भैया। कोशिश तो मैं करूंगा कि ट्यूसडे को भी लाइव मतलब रिकॉर्डेड करके डाल दूं, अगर नहीं हो पाता है तो 6th से तो अपना लाइव रिज्यूम कर लेंगे, ठीक है। तो ये ट्रैवलिंग मेरे को करनी पड़ेगी क्योंकि CUET टॉपर्स के लिए एंड कंपनी का कॉल, आप ही के जैसे एक बच्चे ने, जैसे कल को मैं चाहता हूँ आप लोग में से भी कोई रैंक लेके आए, तो आपके लिए इवेंट मैं कराऊंगा अपनी तरफ से, ठीक है। तो ऐसे ही एक बच्ची है हमारी पलक, जिसने 100% स्कोर किया, मतलब CBSE में उसने 99.75% स्कोर किए हैं इसी बार, और CUET में 1400 नंबर में 1400 नंबर लेके आई वो बच्ची 100% से। उसने CUET को ऑल इंडिया रैंक 1 से क्लियर किया AIR बैक टू बैक। तो उसके साथ मेरा इंटरव्यू है, बच्ची बहुत रिक्वेस्ट करके मेरे को बुलाई है, तो उसके साथ इवेंट है, तो वो भी मेरे को हैंडल करने के लिए अभी दिल्ली अर्जेंट बेसिस पर जाना पड़ रहा है। बट ठीक है, आज की तो क्लास मैंने आपकी ले ली, कल की भी कोई ना कोई कोशिश करके लूंगा, नहीं हो पाया तो 6 तारीख से तो पक्का ही अपना वापस आ ही रहे घर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, आज के लिए बस इतना। लाइक जरूर करना है यार वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। पढ़ते चलो, रिजल्ट आ रहा है, धीरे धीरे पढ़ते रहो, जितना पढ़ते रहोगे इन्वॉल्व रहोगे, रिजल्ट के बारे में सोचोगे नहीं, और रिजल्ट पॉजिटिव ही होगा, ये हमारी गारंटी है। ऑल द बेस्ट, चैनल के साथ बने रहिए।